वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो गाइस आप सभी लोगों को, कैसी तैयारी चल रही है आपकी फ्रेंड्स? हम कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ। लिटरेचर के और ग्रामर के मिक्स है यहाँ पर, और टीजीटी पीजीटी दोनों ही के लिए, और भी किसी एग्जाम की DT+ भी हो या फिर और LT ग्रेड या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर GIC UGC नेट, किसी भी एग्जाम के लिए आप कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा वीडियो, और टीजीटी पीजीटी के तो खासकर है ही, और पीजीटी के लिए तो रामबाण है गाइस। और ऐसी ही तैयारी यहाँ पर चल रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेवेंट क्वेश्चन है। अगर आप लास्ट तक मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो लाइक, और चलिए देख लेते हैं कि क्या खास है गाइस आज के हमारे सेशन में। 81 हमारा सेशन है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फॉकनर साउंड एंड फ्यूरी वॉज पब्लिश्ड इन। अच्छा, फॉकनर का बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है साउंड एंड फ्यूरी। ये कब पब्लिश हुआ था ये आपको बताना है। तो गाइज यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1929 में हमारा ये जो द साउंड एंड द फ्यूरी है ये पब्लिश हुआ था। साइकोलॉजिकल नॉवल है। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि कैसा नॉवल है तो साइकोलॉजिकल नॉवल है, और एक स्टोरी है इसमें, डिक्लाइन है, कॉम्पसन फैमिली की स्टोरी है, ठीक है, और ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी इसमें नज़र आते हैं हमको। तो ये 4th नॉवल है विलियम फॉकनर का, ठीक है। इससे पहले 3 नॉवल उन्होंने कर दिए हैं पब्लिश। विच इज़ नॉट द नॉवल बाय विलियम फॉकनर। विलियम फॉकनर के द्वारा इनमें से कौन सा नॉवल नहीं है? द ग्रैप्स ऑफ रैथ, द इंग्लिश टीचर, द डार्क होल्ड्स नो टेरर, द साउंड एंड द फ्यूरी। तो गाइस इनमें से बस जो ये है इज़ द नॉवल बाय, अच्छा मैंने इज़ द नॉवल नोट कर दिया है, यहाँ पर करना था इज़ द नॉवल, ठीक है। सॉरी गाइस, नोट नहीं करना था मुझे करना था इज़ द नॉवल बाय। तो यहाँ पे केवल एक ही नॉवल विलियम फॉकनर का है, और ये है द साउंड एंड द फ्यूरी, राइट। तो इसके बारे में मैंने अभी आपको बता ही दिया है ऊपर। अच्छा, इनका लाइफ स्पेन अगर आप मुझे एक बार बता सकते हैं तो प्लीज़ बता दीजिए। 1897 में, ठीक है गाइज़, एक सेकेंड, 1897 में ये पैदा हुए थे, ओके, और शायद 1962 में इनकी डेथ हो गई थी। 1897 में पैदा हुए, 1962 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो यही आपको इतना सा जानना है इनके बारे में। चलिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ अनवैंक्विस्ड। अच्छा, अनवैंक्विस्ड का आपको ऑथर बताना है कौन है, ठीक है। अनवैंक्विस्ड का आपको ऑथर बताना है। तो इसका भी आंसर गाइस क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी कि विलियम कथबर्ट फॉकनर। तो जो पूरा नाम कभी कभार पूछ लिया जाता है, इनका पूरा नाम पूछ लिया जाता है। पीजीटी 2005 में ये क्वेश्चन आया है, और जो ऊपर मैंने पहला क्वेश्चन दिया है वो पीजीटी 2004 और 2010 2 बार आ चुका है। अच्छा, यहाँ पर जो ये अनवैंक्विस्ड है ये 1938 में आया था इनका नॉवल, ठीक है। और अमेरिकन ऑथर विलियम फॉकनर के द्वारा एक कलेक्शन था शॉर्ट स्टोरीज़ का, जिसके अंदर 7 शॉर्ट स्टोरीज़ थी, और कहाँ पर योकन फतवा जो इनकी एक कंट्री से है यहाँ पर इनको रखा गया है, ठीक है। और ये पब्लिश हुआ था 1934 से 1936 से। तो ये माना जाता है आपका 1938 इसका जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है, और ड्यूरिंग सिविल वार जो है इसको रखा गया है। फाइंड मिसमैच्ड, यहाँ पर आपको मिसमैच्ड बताना है कौन सा रहेगा। ऑफ एजुकेशन 1644 बिल्कुल ठीक है, है डेट्स यहाँ पे आपको देखनी है। एरोपेसिटी का गलत है गाइस, ये बी ऑप्शन है, ये गलत है, क्योंकि एरोपेसिटी का 1644 में ही आई थी, ना कि 1647 में। बाकी लिसिडस 1636 बिल्कुल ठीक है, और पैराडाइज लॉस्ट भी सही है। अच्छा, मिल्टन्स पैराडाइज रिगेन टेक्स इट्स थीम फ्रॉम। मिल्टन की जो पैराडाइज रिगेन है वो अपनी थीम कहाँ से लेती है? वो अपनी थीम गाइस कहाँ से लेती है? क्या सेंट कैथरीन सरमन्स, सर ल्यूक्स गॉस्पल, द बाइबल, जीसस क्राइस्ट प्रीचिंग्स। तो कहाँ से ये अपनी जो एक थीम है उसको लेती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा गाइस? बी ऑप्शन, यानी कि सेंट ल्यूक्स गॉस्पल। बी ऑप्शन पे हम लोग रन करते हैं, तो ठीक है। और जो इसकी बात करें पैराडाइज रिगेंट की, तो ये 1671 में आई थी, और इसके अंदर 4 बुक थी, ठीक है। 4 बुक थी इसके अंदर, ये भी आपको याद रखना है, कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है, राइट। चलिए, विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट मिल्टन। मिल्टन के बारे में से कौन सी स्टेटमेंट है जो वो इनकरेक्ट है? तो इन 1671 में मिल्टन इश्यूड हिज लास्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री विच कंटेंट, नहीं गाइज, सारी की सारी 71 में नहीं आई थी, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। और सेकंड पे चलते हैं, तो सेकंड में कह रहा है कि पैराडाइज रिगेन इज़ ब्रीफियर एंड पुअरर देन पैराडाइज लॉस्ट। क्या ऐसा है गाइज? और बी ऑप्शन नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो ब्रीफर जरूर है लेकिन पुअरर नहीं है। अच्छा, सी ऑप्शन में सैमसन एगनिस्ट इन फॉर्म हैज़ नो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, ये बिल्कुल
यहाँ पर, ठीक है, ये इनकरेक्ट है गाइस, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। बाकी ऊपर वाला भी करेक्ट है, सेकंड भी पुअरर देन मतलब ब्रीफियर है, पुअरर ब्रीफियर तो है लेकिन पुअरर नहीं है, पुअर है, पैराडाइज लॉस्ट है, दोनों ही है, ठीक है। और पहला जो है हमारा 1671 में ये इशूड हुई थी, लास्ट वॉल्यूम था इनका, ठीक है। हाँ, ये लास्ट में ही आए थे क्योंकि ये सारे के सारे वर्क इनके लास्ट में ही आए थे। अच्छा, डी ऑप्शन में कह रहा है कि लिस्टेड है द कलर म्यूजिक ऑफ द बेस्ट स्पेंसर वर्स, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाता है वो हमारा हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि ठीक है, सैमसन एगेनिस्ट। तो ये एक बिब्लिकल स्टोरी पे बेस्ड है, सैमसन एगेनिस्ट जो आपका लिरिकल ये ड्रामा है, ठीक है। तो सी ऑप्शन पे जाएंगे हम। हाउ अकॉर्डिंग टू मिल्टन इन हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस डज वन बेस्ट सर्व गॉड। अच्छा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो इनकी पोएम है, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। तो इसमें बताया जा रहा है कि अच्छा डेट क्या है, 17, आई थिंक इसकी डेट आपको मिलती है 1751, ठीक है, 1751 इसकी डेट मिलती है। तो इसमें गाइज अच्छा हाँ, चलिए खैर कोई नहीं है। अच्छा, इसकी ऑन हिज ब्लाइंडनेस की जो टाइम पीरियड है वो 1751 है टाइम इसका पब्लिश होने का। और इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें जो गॉड का सर्व करने का बेस्ट तरीका दिया है वो मिल्टन ने क्या दिया है। तो यहाँ जो हो जाएगा वो गाइज बी ऑप्शन होगा, यानी कि जो हमारा सबमिटिंग हिज विल क्वाइटली, अपनी जो इच्छा होती है, अपनी जो करने की हमारे अंदर जो क्वालिटी है, कुछ करने की हिम्मत है, उसको हमें बिल्कुल चुपचाप करते रहना चाहिए। तो यही गॉड की सबसे बेस्ट सर्विस होती है। तो डी ऑप्शन में कह रहा है कि बाय हाइडिंग वंस इन टैलेंट, ये गलत है क्योंकि हमारा जन्म इननेट क्या होता है, जन्मजन जो जन्म से ही हमारे साथ रहते हैं चीज़ें। तो इननेट जो चीज़ें होती हैं उनको टैलेंट को हम अपने हाइड करके रखें तो वो गलत है, ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर यही इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज। जस्टिस प्ले का टाइटल क्या है, सटाइरिकल तो बिल्कुल नहीं है। और नेक्स्ट में है वेग भी नहीं है गाइस, इनअप्रोप्रिएट होता है जो कि मतलब जो टाइटल है उससे रिलेटेड कुछ भी ना हो रहा हो नॉवल के अंदर, तो ऐसा भी नहीं है। तो जस्टिस जो प्ले है इसका जो आयरनिकल है, ठीक है, आयरनिकल पे जाएंगे क्योंकि गाइस जस्टिस जो नाम दिया है प्ले को तो ऐसा लगता है सुन के कि जस्टिस हुआ होगा इसमें, बट इसमें जस्टिस नहीं होता है। जो फाल्डर है उसको छोटी सी गलती के लिए, एक माइजर होता है बेचारा, तो छोटी सी गलती के लिए उसको जो है एक बहुत बड़ी कन्फाइनमेंट, सोलिटरी कन्फाइनमेंट दी जाती है और फिर जो है उसको इस तरीके से सज़ा दी जाती है और फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा जाता, तो फिर वो अपने आप को जो है मार लेता है बालकनी से कूद के। तो ये इसका एंड हो जाता है प्ले का। चलिए, हु इज़ हैरोल्ड क्लीवर इन गाल्सवर्दी जस्टिस। गाल्सवर्दी के जस्टिस नाम के प्ले में जो हैरोल्ड क्लेवर है वो कौन है, ये बताइए गाइज। तो यहाँ जो हो जाएगा ये गवर्नमेंट काउंसिल होता है, ए ऑप्शन पे जाएंगे, गवर्नमेंट काउंसिल है जो ये हैरोल्ड क्लेवर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, गाल्सवर्दी प्रेजेंट्स। अच्छा, गाल्सवर्दी का कंट्री हाउस क्या बताता है, ये अपर क्लास की बात करता है, लोअर क्लास की, मिडिल क्लास की या फिर इंडस्ट्रियल क्लास की। तो गाइज ये अपर क्लास की बात करता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। द इन्फ्लुएंस, अच्छा लोअर क्लास की बात कौन करता है ये पता है आपको गाइज, फ्रेटर्निटी में लोअर क्लास की बात होती है, उसको भी याद रखिएगा। अच्छा, द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड, क्लास इन्फ्लुएंस कहाँ पे डिपिक्ट होता है गाल्सवर्दी के प्लेस में, स्केप में, पिजियन में, स्किन गेम में या फिर लॉयल्टीज़ में। तो यहाँ डी ऑप्शन पे जाएंगे गाइज। यहाँ पर अगर रेशियल प्राइड की बात करें तब भी लॉयल्टीज़, और अगर क्लास डेपिक्शन की बात करें तब भी आप इसी को मार्क करेंगे, यानी कि। और अगर इसकी स्केप की बात करें तो यहाँ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, फेथ एंड अंडरस्टैंडिंग को दिखाया गया है। पिजियन की बात करें तो सोशल डिटोरिएशन है इसमें। और स्किन गेम की बात करें तो एस्टैब्लिश्ड एरिस्टोक्रेसी की बात हो रही है, न्यू रिच मैन्युफैक्चरिंग क्लास की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्वार्टोज एंड फोलियोज आर टर्म्स एसोसिएटेड विद। क्वार्टोज और फोलियो जो टर्म्स है वो कहाँ किससे एसोसिएट करते हैं, परफॉर्मेंस, क्रिटिसिज्म, राइटिंग, प्रिंटिंग और पब्लिकेशन। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, प्रिंटिंग और पब्लिकेशन की बात करते हैं ये फोलियो और क्वार्टोज, बिकॉज जो भी वर्क होते थे पहले वो फोलियो या फिर क्वार्टोज में पब्लिश कराए जाते थे, ठीक है। क्वार्टोज या फोलियोज में एक सीट होती थी जो फोल्डेड ट्वाइस, जो दो बार मोड़ करके 4 लीव्स बनती थी, उसको क्वार्टो कहते हैं। और फोलियो क्या होता है, एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है लीफ। अच्छा, इसमें जो ये है 8 लीव्स बनती हैं हमारे क्वार्टो में, ठीक है। क्वार्टोज एंड फोलियोज इसी को कहते हैं। फोलियोज क्वार्टोज में हमारी 4 लीव्स बनती हैं, 2 बार होल्ड किया जाता है किसी भी शीट को, ठीक है। चलिए, आइडेंटिफाई द लिटरेरी मूवमेंट। लिटरेरी मूवमेंट, अच्छा
हाँ, इसमें कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द लिटरेरी मूवमेंट दैट अटेम्प्ट्स द रिलेट आर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेट करता है तो मैनरिज्म है, वॉटिसिज्म है, प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड या फिर वर्सिमो। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि वॉटिफिकेशन की बात हो रही है। यहाँ पर लिटरेरी और आर्टिस्टिक मोमेंट हैं जो फ्लॉरिश्ड हुए हैं इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड के अंदर फ्लॉरिश हुआ है वॉटिसिज्म, कब से कब तक, 1912 से लेके 1915 की बात करेंगे। इस टाइम पीरियड में ये रहा यहाँ पर। और यहाँ पर किसके द्वारा, जो हमारे विंडम लेविस नाम के जो हमारे बंदे थे, उन्हीं के द्वारा इसको किया गया है। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेट करता है। और यहाँ पर जो वॉटिसिज्म है, ये नेम किसने दिया है, इजरा पाउंड ने दिया था इसको। किसने दिया था, इजरा पाउंड ने ये नेम इसको दिया था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए, हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म रोमांटिक आयरनी। रोमांटिक आयरनी नाम का जो टर्म है वो किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो बी ऑप्शन होगा, यानी कि फ्रेडरिक शीगल जो थे, उन्हीं ने जो है हमें ये रोमांटिक आयरनी से हमें जो है रूबरू कराया। और चलिए, इतना ही जाने इसके बारे में। हु डिफाइंस मेटाफर एज द फर्स्ट ऑफ हिज 7 एम्बिगिटी। 7 एम्बिगिटी की बात किसने की है गाइस, पहले तो ये बताना है। तो विलियम एम्पसन की बात करेंगे। ठीक है, विलियम एम्पसन की बात करेंगे। इन्होंने ही जो है 7 एम्बिगिटी की बात की है। तो उसमें से जो कौन सा है, 7 जो टाइप है, 7 टाइप की एम्बिगिटी में जो फर्स्ट वाला है वो मेटाफर को नाम दिया है उन्होंने। ठीक है, 20वीं सेंचुरी की बात है ये। और सबसे पहले जो विलियम एम्पसन है, सबसे पहले पब्लिश्ड हुआ था उनका ये वर्क 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी आ स्टडी ऑफ इज इफेक्ट ऑन इंग्लिश वर्ड्स। ये इसका टाइटल था। 1930 में ये आया था, 1930 में ये पब्लिश हुआ था। और इसके बाद से ही जो इन चीज़ों को जाना गया। राइट, चलिए। अच्छा, 16 क्वेश्चन है। द यंग वन ऑफ स्वान नहीं गए, स्वान होना चाहिए। ये जो आर है ये यहाँ पे गलती से लग गया है, तो इसको ना देखें आप, स्वान देखें। अच्छा, स्वान किटन तो कैट का होता है, चिकन आपको पता है हेन का होता है, सिग्नेट होता है, यहाँ पर सिग्नेट हो जाएगा जो स्वान का होता है। फान आपको पता है डियर का होता है। ठीक है, द कोल्ट। अच्छा, कोल्ट का फेमिनाइन क्या होता है गाइस, कोल्ट होता है घोड़ा, घोड़े का बच्चा है। और घोड़े का बच्चा घोड़ा। ठीक है, और जो घोड़े की बच्ची जो घोड़ी होती है उसको कहते हैं फिली। ठीक है, तो कोल्ट का फिली हो जाता है। जैसे मेयर होता है हॉर्स का, ऐसे ही कोल्ट का फिली हो जाता है। फेमिनाइन बताना था ना यहाँ पर, तो कोल्ट का फिली हो जाएगा। अच्छा, मेयर का हॉर्स हो जाता है, बिच का आपको पता है डॉग हो जाता है। ईव का क्या हो जाएगा, ये तो ईजी थे। अच्छा, ईव का क्या हो जाएगा, चलिए इसके बारे में भी देखेंगे। ईव का हो जाएगा आपका आई थिंक शायद रैम होता है। ठीक है, रैम होता है ईव का, रैम। ठीक है, चलिए। द वर्ब फॉर्म ऑफ नेसेसिटी की वर्ब फॉर्म बतानी है। नेसेसरी तो ज़रूरी होता है, नीड ज़रूरत होती है, नेसेसाइड गलत है, तो नेसेसिएट हो जाएगा। वर्ब फॉर्म बतानी है ना, नीड तो ये ज़रूरत हो गई, नाउन हो गया है। तो नेसेसरी जो है वो एडजेक्टिव हो गया। तो डी सी ये कुछ नहीं है, डी ऑप्शन पे जाएंगे हम। ठीक है, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ कावर्ड। ठीक है, कावर्ड की एग्जेक्टिव फॉर्म बतानी है। कावर्डली तो एडवर्ब फॉर्म हो जाएगी, कावर्डम नहीं, कावर्डसम नहीं, कवर्डाइज हो जाएगा। एडजेक्टिव फॉर्म बताना है तो कवर्डाइज हो जाएगा। ठीक है, द वर्ब फॉर्म ऑफ अराउंड। अच्छा, अराउंड नहीं, अबाउंड गाइज, मिस्टेक्स बहुत हो रही हैं। ABOUND, अबाउंड हो जाएगा यहाँ पर। तो अबाउंड की जो आपको बतानी है वर्ब फॉर्म, एबंडेंट तो नाउन फॉर्म हो जाएगी, एबंडेंट नहीं एमंडेंस हो जाएगी, एबंडेंट। ठीक है, वर्ब फॉर्म बतानी थी ना, तो एबंडेंट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन होगा यहाँ पर, है ना गाइज, डी होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, नहीं सी होना चाहिए, एबंडेंस, है ना, क्योंकि अबाउंड की हमें नाउन फॉर्म बतानी है, वर्ब फॉर्म बतानी है, नाउन फॉर्म अच्छा वर्ब फॉर्म बतानी है ना, तो एबंडेंट नहीं, ये हो जाएगा आपका एबंडेंट। ठीक है, हाँ एबंडेंट ही होना चाहिए। चलिए, आप बताइए अगर कुछ और है तो, मुझे तो एबंडेंट लग रहा है। चलिए, सफिक्स फॉर द वर्ड जस्ट टू मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जस्ट को अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है तो कौन से सफिक्स का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, कौन से सफिक्स का यूज़ करेंगे। सफिक्स होते हैं जो बाद में ऐड होते हैं किसी भी वर्ड में, LY, IFY, IC या फिर इंच। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, यानी कि ICE, जस्टिस, इसको यूज़ कर लेंगे हम लोग, है ना, जस्टिस, न्याय हो गया ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, ऑल द ऑफिसर्स शुड रेस्पेक्ट वन।
अनदर, एक दूसरे की सभी ऑफिसर्स को रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ ये वन अनदर जो है वो क्या है, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। तो वन अनदर गाइज पता ही है आपको प्रोनाउन होता है, कौन सा, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल होता है। तो यही था गाइज आज हमारे पास। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आपसे। लाइक शेयर बिल्कुल करना ना भूलें, और अगर जुड़े रहना चाहते हैं मेरे साथ तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। ठीक है गाइज, चलिए बाय बाय, टेक केयर।